देखिए मुगल जो शब्द है ना, ये लैटिन शब्द जो है मोंग, MONG से बना हुआ है, जिसका कि एक शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें तो होता है बहादुर। तो इस प्रकार से मुगल का अर्थ है बहादुर। और कई इतिहासकारों का ये मानना है कि मुगल जो नाम है वो मंगोल से भी आया हुआ है, क्योंकि जो मुगल थे उनका जो वंश था वो तैमूर की तरफ से था पिता का, और माता का था किसकी तरफ से, मंगोलों की तरफ से, क्योंकि बाबर को माना जाता है कि ये तैमूर और मंगोल दोनों के वंशज थे। ठीक है, दोनों इनके वंशज थे। तो इस प्रकार से माना जाता है कि जो तैमूर थे उनके जैसा भी, और मंगोलों को जैसी शक्ति इनके पास थी, निडरता इनके पास थी, तो इस वजह से ये एक अच्छे योद्धा भी माने जाते हैं। पिता की ओर से जो थे ये, तैमूर तो मैं कह रहा हूँ, बट तैमूर को भी चतगाई तुर्क कहा जाता था। आप नोट कर सकते हैं, लिखा हुआ भी है आपके आगे से देखिएगा। ठीक है, तुर्कों के चतकाई शाखा से ये ताल्लुक रखते थे, और माता की ओर से मैं बता चुका हूँ आपको कि मंगोल वंश के थे। ठीक है ना। बाबर ने एक पुस्तक लिखी है। देखिए मुगल काल की जितनी भी आगामी जो पुस्तकें होंगी वो सब फारसी में होंगी, क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो भाषा थी वो, मतलब दो भाषाओं का प्रयोग होता था, अरबी का आम बोलचाल में, और राजकाज की भाषा जो थी वो फारसी थी, और फारसी भाषा में सारे ही ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन क्योंकि जो बाबर थे वो तुर्क से संबंधित रखते थे, और पहले तुर्क थे जो, मतलब पहले तुर्क तो नहीं कह सकते हैं, कि जब वो भारत आए तो उनको तुर्की भाषा का ज्ञान था, और उन्होंने अपनी जब आत्मकथा लिखी होगी तो निश्चित रूप से अपनी उसी भाषा का प्रयोग किया होगा जो उनको आती थी। जैसे कि अगर आपको हिंदी भाषा आती है तो आप अंग्रेजी में तो अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे ना, आप हिंदी में ही लिखेंगे। तो यही चीज आप याद रखिएगा। तो बाबरनामा इन्होंने लिखी अपनी आत्मकथा, उसमें इन्होंने कई सारे बातें कही भी हैं, और मुगल वंश के आरंभिक काल का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो बाबरनामा को ही माना जाता है। ठीक है। बाबर के अगर बाल्यकाल की बात करें तो काफी राजनीतिक संकटों का इनको सामना करना पड़ा है, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है। पहले क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो अपने क्षेत्र के सरदार थे, लेकिन बहुत कम उम्र में ही उनकी, मतलब बाबर 12 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई, बाबर के पिताजी की। तो 12 वर्ष में ही इनको अपने गद्दी पर बैठने का मौका मिला, लेकिन जब छोटा बच्चा बैठा हुआ है और उसका कोई संरक्षक नहीं है तो आसपास के जो भी कबीले होते हैं वो क्या करते हैं, आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से क्या है कि इनको आरंभ से ही कई सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन आरंभ में तो इन्होंने कुछ विरोध दबाए, बट जब विरोध काफी बढ़ने लगे, जब इनके खुद के रिश्तेदार, इनके चाचा, इनके कजन भाई लोग, और कुछ ऐसे कबीले जो बहुत खतरनाक थे, उनका जब आक्रमण होने लगा तो इनको अपना जो क्षेत्र था वो छोड़ना पड़ा। तो आरंभिक काल में बाबर फरगना के शासक थे, लेकिन कुछ ही समय बाद फरगना इनको छोड़ना पड़ गया, ऐसा इतिहास में लिखा गया है ना। बट अभी ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, तो मैं क्योंकि आपको बोल चुका हूँ कि टॉपिक पर डिस्कशन हम कल करेंगे, आज एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। तो आरंभिक काल में से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबर किस क्षेत्र के शासक थे, तो फरगना के शासक थे। इसके बाद समरकंद पर ये आक्रमण करते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। समरकंद के बारे में कहा जाता है कि जो तैमूर थे उनकी राजधानी थी समरकंद। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि तैमूर की राजधानी क्या थी। ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं कई सारे, जिसमें समरकंद आपके लिए आंसर हो सकता है। राइट। लेकिन बाद में इनको अपना जो क्षेत्र था, समरकंद हो चाहे फरगना हो, वहां से वो छोड़ करके इनको अफगानिस्तान आना पड़ा। ये काबुल आते हैं, काबुल में अपनी शासन व्यवस्था को देखते हुए अपना राज्य स्थापित करते हैं और काबुल पर अधिकार कर लेते हैं। काबुल पर अधिकार करने के बाद क्या होता है, फिर धीरे 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 शक्ति बढ़ाते हैं अपनी, और जो इनके विशेष जो इनके प्रतिद्वंदी थे, जिनको हम बोलते हैं उज्बेक बोलते हैं। ठीक है, एक युद्ध नीति का ये प्रयोग करेंगे अपने युद्धों में, जिसको बोलते हैं तुलगुमा पद्धति। आप नोट कर सकते हैं, तुलगुमा पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। तो तुलगुमा पद्धति एक युद्ध नीति है जो कि उज्बेकों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है,
तो उज़्बेकों द्वारा तुल तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था और वो अच्छी पद्धति थी जिसका प्रयोग फिर बाद में बाबर ने अपने युद्धों में किया है, राइट? फिर धीरे-धीरे करके इन्होंने अपनी जो शक्ति थी वो बढ़ाई और अपना जो राज्य था, फरगना और समरकंद वहाँ पर आक्रमण करके उनको अपने अधिकार में ले लिया और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया। अच्छा हाँ, एक और बात याद रखनी है आपको, जब इन्होंने काबुल पर विजय प्राप्त की थी तो इन्होंने पातशाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है? ये याद रखना है आपको। और इसके बाद धीरे-धीरे ये भारत की तरफ बढ़ते हैं और भारत में आकर के इनका पहला युद्ध भारत में पानीपत में नहीं होता है, पानीपत से पहले भी ये 3-4 लड़ाइयाँ कर चुके होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला युद्ध तो इनका 1519 में 1519 में होता है जो कि बाजौर के दुर्ग पर अधिकार के लिए माना गया है। तो बाजौर का जो युद्ध है या बाजौर पर जो इनका आक्रमण है उसको पहला आक्रमण माना गया है भारत में जो कि 1519 में हुआ है, किंतु वो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है तो इस पर इसलिए हम उस पर चर्चा अधिक नहीं करते हैं। इसके बाद इन्होंने 1520 में फिर से बाजौर और भीरा के विरुद्ध एक युद्ध किया और इन दोनों को जीता भी, राइट? और फिर अंतिम रूप से इन्होंने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत में युद्ध का ऐलान किया और पानीपत के इस युद्ध में चूंकि बाबर की जो सेना थी वो कम थी और इब्राहिम लोदी बहुत ज्यादा थी, इसके बाद भी अपनी ये कहें कि निडरता या फिर कहें कि कुशल नेतृत्व और निडर सैनिकों और जो इनकी पद्धतियां थी अच्छी-अच्छी उनके प्रयोग से इन्होंने इस युद्ध को जीत लिया और इस प्रकार से भारत में मुगल वंश की नींव इन्होंने रखी। तो देखिए, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ, ठीक है? वैलेंटाइन डे के दिन मैंने याद करने के लिए बोला था, आपने नोट भी कर दिया वैलेंटाइन के दिन, ठीक है? कोई बात नहीं। फरगना इनका जन्म स्थल था, जहाँ पर ये इनके पिताजी जो थे सरदार थे, शासक थे वहाँ के और पिताजी की मृत्यु के बाद 12 वर्ष के अल्प आयु में ही ये वहाँ के क्या बने? शासक बन गए। लेकिन बहुत जल्द ही इनको हटा दिया गया और उसके बाद इन्होंने क्या बोलते हैं काबुल में जाकर के वहाँ विजय प्राप्त की और 1506 में काबुल विजय के बाद इन्होंने अपने को बादशाह की उपाधि दी, ठीक है? खुद से वो उपाधि इन्होंने धारण की थी, राइट? और भारत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। युद्ध क्यों किया? उसका कारण ये था कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे, दौलत खां, उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ कटु संबंध होने की वजह से बाबर को आमंत्रित किया, बोला कि भई आप लड़ो, इसको हटाओ और हमें गद्दी दो, ठीक है? और इसके लिए बाबर ने पहले जो इब्राहिम लोदी के शत्रु थे या फिर कहें कि जिनके साथ इब्राहिम लोदी के अच्छे संबंध नहीं थे, उनसे संपर्क साधा और इसमें राणा सांगा से इन्होंने ऐसा कहा जाता है, इतिहास में लिखा गया है, कुछ इतिहासकार इसको सत्य मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं कि इतिहास की बातें हैं, संभावनाओं पर आधारित है। कई लोग तो बोलते हैं कि बाबर ने राणा सांगा से क्या बोलते हैं साठगांठ की और राणा सांगा ने अपनी सेना देने का आश्वासन दिया, लेकिन कई इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं क्योंकि राणा सांगा राजपूत थे और राजपूत कभी भी किसी मुस्लिम आक्रांता का कभी साथ नहीं दे सकता था। ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है, ठीक है? बट चलिए जो भी है, तो फिलहाल 21 अप्रैल 1526 के दिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत में ये युद्ध लड़ने आते हैं और इस युद्ध में कुछ विशेष बातें हैं, वो विशेष बातें क्या हैं ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि इसी युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया गया और अभी-अभी मैंने आपको बहमनी साम्राज्य पढ़ाया था और ये बताया था कि 1368 में ऑलरेडी तोपों का प्रयोग हो चुका था क्योंकि वो इतिहास में बाद में आया तो अभी हम इसको पहला मानते हैं, राइट? लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि अगर प्रश्न आता है आपसे कि कब पहला हुआ और ऑप्शन में आपका 1368 भी है और 1526 भी है, तो आप क्या टिक करेंगे? तो उस स्थिति में आपको बिना किसी संकोच के 1368 ही टिक करना है, राइट? और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति, युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और ये युद्ध पद्धति किसकी थी? उज़्बेकों की थी। याद रखना है, तुलगमा युद्ध पद्धति जिसका प्रयोग बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया गया था, वह पद्धति उज़्बेकों द्वारा ही आरंभ की गई थी और उज़्बेक जो थे वो इसके बहुत कट्टर शत्रु थे, ठीक है?
बाबर के जो तोपखाने थे, उनका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक एक व्यक्ति को दिया गया था, राइट? तो अली कुली को या उस्ताद अली कुली को तोपों का, और एक और व्यक्ति था मुस्तफा, ठीक है? आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, लिखा हुआ नहीं है। मुस्तफा नामक व्यक्ति को बंदूकचियों का संचालन करने का कार्य दिया गया था, ठीक है? तो उस्ताद अली कुली ने तो तोपों का संचालन किया, वैसे ही बंदूकियों का संचालन, जो बंदूक चलाना जानते थे, उनका संचालन किया मुस्तफा ने। वो नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की, ठीक? और इसके साथ ही साथ उसने पहले तो काबुल के युद्ध में बादशाह की उपाधि धारण की थी, लेकिन अब इस युद्ध के बाद बादशाह अपने आप को घोषित कर दिया। तो ये था आपका पानीपत का युद्ध, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के खिलाफ हुआ। इस युद्ध में पहली बार तोपें यूज हुई, ठीक है? पहली बार भारत में किसी युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया। तुलगमा पद्धति वह पद्धति है जो उज्बेकों द्वारा प्रयोग की जाती थी। और उज्बेक कौन है? उज्बेक मिडिल ईस्ट के उस समय के एक कह सकते हैं कि सशक्त कबीले के लोग थे, ठीक है? कबीलियाई लोग थे वो। इसके पश्चात अब ऐसा माना जाता है कि क्योंकि राणा सांगा ने आश्वासन दिया था कि मैं अपने सैनिक आपके साथ भेजूंगा युद्ध में, बट वो अपनी इस बात से मुकर जाते हैं, ऐसा माना जाता है। हर इतिहासकार इस बात को नहीं मानता है। कई लोग मानते हैं कि बाबर ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण पानीपत के युद्ध के तुरंत बाद खानवा पर चढ़ाई कर दी थी। और कई लोग ये मानते हैं कि खानवा के जो शासक थे राणा सांगा, उन्होंने युद्ध में सहायता देने का आश्वासन तो दिया, परंतु आश्वासन ही दिया, सहायता नहीं की। इस बात से क्रोधित होकर के बाबर ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, ठीक है? तो जो भी सत्य हो, फिलहाल इस युद्ध की विशेषता यह है कि बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद क्या है आप जानते हैं कि गैर धर्म के ये लोगों को क्या बोलते हैं, मारना। ये ऐसा तो जिहाद में नहीं लिखा गया है, लेकिन जिहाद में कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध होगा उसको जिहाद कहेंगे। धर्म की रक्षा मतलब है कि एक तरफ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ इस्लाम के अतिरिक्त कोई और धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो जब इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ युद्ध करते हैं, तो इस्लाम की सुरक्षा करने के लिए सबको एकत्रित होना है, सारे लोगों को एकत्रित होना है, उसे जिहाद कहा गया है, ठीक है? और राणा सांगा को पराजित करने के बाद इन्होंने राजपूतों के सरों को काट कर उसकी मीनार बनाई थी, राइट? ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है कि राणा सांगा के साथ युद्ध कहाँ हुआ, खानवा में हुआ, कब हुआ? 1527 में हुआ। और इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस युद्ध को सबसे कठिन युद्ध माना है, क्योंकि ऐसा ये कहा गया है कि ये जो खानवा का युद्ध था, इसमें पहली बात तो राणा सांगा का इब्राहिम लोदी से इससे पहले युद्ध जब हुआ था ना, तो ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा का एक जो हाथ था वो कट चुका था। तो एक हाथ से लड़ते हुए भी राणा सांगा की सेना ने बाबर को धूल चटा दी थी, ऐसा माना जाता है। और बाबर की सेना लगभग हार ही रही थी, लेकिन जब ये जिहाद का नारा देते हैं और सभी लोग पूरी शक्ति के साथ अब लड़ने की ओर जाते हैं, ठीक है? मरने का डर छोड़ करके बोलते हैं कि हम या तो मर जाएंगे या जीतेंगे, और फिर किसी न किसी रूप से वो जीत जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस युद्ध को इन्होंने बहुत कठिन युद्ध माना है। और इस युद्ध के उपरांत इन्होंने बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी कौन होता है, मैं इससे पहले सल्तनत काल में आपको बता चुका हूँ। सल्तनत काल के कई सारे राजाओं ने, शासकों ने खुद को गाजी कहा है। गाजी कौन है? जो इस्लाम की रक्षा के लिए काफिरों का वध करता है या काफिरों को मारता है, उसको गाजी कहा जाता है, ठीक है? तो इन्होंने क्योंकि इस्लाम की रक्षा के लिए जिहाद का नारा दिया था, और उसके बाद इन्होंने कई लोगों का नरसंहार किया, तो अपने आप को इन्होंने काफिरों की या कहें कि गाजी की उपाधि दी। 1528 ईस्वी में फिर चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध किसके बीच होता है? तो बस इतना याद रखना है, बाबर और राजा मेदिनी राय। मेदिनी राय के साथ बहुत बड़ी सेना भी होती है, ठीक है? और इस युद्ध की विशेषता ये थी कि इस युद्ध में राजा मेदिनी राय की मृत्यु के बाद या कहें कि उनकी पराजय के बाद उनके वंश की सभी स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, ठीक है? तो बाबर के किस युद्ध के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया था? तो याद रखना है, चंदेरी के युद्ध के बाद, ठीक है? वैसे इंपॉर्टेंट ये युद्ध नहीं है। अब आता है बाबर का अंतिम युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में घाघरा में हुआ था। इस युद्ध में महमूद लोदी और बाबर के साथ युद्ध हुआ, ठीक है ना? अब इस युद्ध में क्या हुआ
कि बाबर ने लोदी वंश की पूरी नींव खत्म कर दी और अब भारत के या कहें कि दिल्ली के तख्त पर मुगल वंश की स्थापना हो चुकी। तो इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित करके दिल्ली की सत्ता को पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया और मुगल वंश की स्थापना कर डाली। तो बाबर ने 4 क्रमशः युद्धों के माध्यम से भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई। पहला था 1526 का पानीपत का युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसकी विशेषताएं ये थी कि इसमें पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। पहली बार इस युद्ध में बाबर द्वारा तुगलका पद्धति का प्रयोग किया गया, जो कि उज्बेकों द्वारा बनाई गई थी, है ना? इसके बाद दूसरे युद्ध में 1527 में खानवा में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया और इस युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि धारण की गई। अच्छा, इससे पहले पानीपत के युद्ध में उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी, कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर की उपाधि इसलिए धारण की थी कि इन्होंने बहुत सारा दान किया था उस समय युद्ध के बाद। ठीक। तत्पश्चात 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और चंदेरी के युद्ध में इन्होंने राजा मेदिनी रॉय को हराया और इस युद्ध की विशेषता ये थी कि इस युद्ध में मेदिनी रॉय की पराजय के पश्चात राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। और अंतिम युद्ध 1529 में घाघरा में हुआ, जहां पर बाबर ने महमूद लोदी को बुरी तरह से पराजित कर